बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। फार्माकोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है एसिड सेपरेशन थेरेपी। एसिड सेपरेशन थेरेपी वो मेडिकेशन जो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए, तो वो है एसिड सेपरेशन थेरेपी। फार्माकोलॉजी एसिड सेपरेशन थेरेपी। एसिड सेपरेशन थेरेपी। अब देखो, एसिड सेपरेशन थेरेपी में लिख ले द मेडिकेशन which are used to decrease the level of stomach acidity. HCl। अच्छा, एसिड सेपरेशन थेरेपी में हम HCl लेवल को कम कर देते हैं, तो वो तरीका है जिसके थ्रू हम HCl की लेवल को कम कर देते हैं स्टमक में, तो वो हमारे पास कौन सी एसिड सेपरेशन थेरेपी है। अच्छा, पहले आपको ये इसकी फिजियोलॉजी का आपको पता हो कि HCl किस तरह बनता है, तो फिर उसकी जो ड्रग इस पे काम कर देते हैं फिर वो आसान है। अच्छा, तो इसकी फिजियोलॉजी को देखें, ये हमारे पास एसोफेगस है, ये स्टमक है, ठीक है। अच्छा, स्टमक की ये फिर हमारे पास क्या है, माउथ, और ये है एसोफेगस, ये स्टमक है। स्टमक के ये पार्ट जो है ये ग्रेटर कर्वेचर कहलाता है, और ये लेसर कर्वेचर, ये क्या है, लेसर कर्वेचर, और ये पार्ट जो है ये कहलाता है ग्रेटर कर्वेचर। अब देखो, इस पार्ट को कहते हैं स्टमक की, ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है पंडस, और ये पार्ट कहलाता है बाड़ी, और ये पार्ट कहलाता है एंट्रम। एंट्रम, एंट्रम, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास एक स्फिंक्टर है, ये स्फिंक्टर कहलाता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या है, ये स्फिंक्टर गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका दूसरा नाम, ये हार्ट के नजदीक है तो कार्डियक स्फिंक्टर भी उसे कहला सकते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। अच्छा, और ये एसोफेगस की आउटलेट भी कहला सकते हैं, सो इसोफेजियल आउटलेट। तो तीसरा नाम इसका क्या है, इसोफेजियल आउटलेट, आउटलेट। अब देखो, यहाँ पर ये स्टमक में हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर होते हैं, अंदर साइड से इस तरह ये, और जब फूड स्टमक में आते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं और स्टमक अपना वॉल्यूम बढ़ाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये, इसको कहलाते हैं रोगा, ये रोगा है, और इसकी वजह से स्टमक को की वॉल्यूम बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास
स्टमक की म्यूकोजा में हमारे पास सेल्स है, वो सेल्स यहाँ पे जो हमारे पास सेल है, ये सेल यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये क्या है, चलो यहाँ पे ये पेराइटल सेल है, ये पेराइटल सेल है, ये है पेराइटल सेल। ये एक पेराइटल सेल मैंने जूम करके ड्रा किया। अब देखो पेराइटल सेल में हमारे पास जब एक्टिवेटर जो रिसेप्टर है वो कितने हैं, 3। एक है मस्कुरेनिक रिसेप्टर और दूसरा H1 रिसेप्टर और जी रिसेप्टर या CCK बी रिसेप्टर। ये H2 रिसेप्टर है और ये M3 रिसेप्टर है, M3 रिसेप्टर। ठीक है, अब देखो हमारे पास जब यहाँ पे फूड आ जाए, फूड की टेस्ट, स्मेल या हम फूड को देखें तो ये एक्टिव, इसकी वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और वेगस नर्व क्या बनाती है, एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर पे काम कर देते हैं, मस्कुरेनिक रिसेप्टर। फूड को आपने देखा या आप फूड की टेस्ट किया या स्मेल किया तो उसकी वजह से वेगस नर्व को स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं वेगस नर्व से। हाँ, वो तो वेगस नर्व एसिटाइल कोलिन रिलीज कर देते हैं और एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर क्या है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन काम करते थे, तो ये M3 रिसेप्टर पे काम करते हैं। जब ये एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर पे काम करे तो ये सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं IP3 और इसकी वजह से कैल्शियम इस सेल के अंदर इंक्रीज होते हैं, कैल्शियम के लेवल इंक्रीज होते हैं। अब देखो CCKB पे जो चीज हमारे पास जी सेल्स है, जी सेल, और जी सेल कहाँ पे है, एंट्रम पार्ट ऑफ द स्टमक में जी सेल है, कहाँ पे, एंट्रम। अच्छा, जब स्टमक में फूड आ जाए, फूड जब स्टमक में आ जाए तो उसकी वजह से जी सेल रिलीज कर देते हैं गेस्ट्रिन, ये गेस्ट्रिन रिलीज करते हैं और गेस्ट्रिन काम कर देते हैं CCKB पे, और इसकी वजह से भी IP3, ये सेकेंडरी मैसेंजर है IP3, और इसकी वजह से कैल्शियम की लेवल इंक्रीज होती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो पंडस पार्ट है और बॉडी है तो उसमें हमारे पास है इंटेरोक्रोमापेन लाइक सेल, इंटेरोक्रोमापेन लाइक सेल। अच्छा, इसमें होते हैं इंटेरोक्रोमापेन लाइक सेल। इंटेरोक्रोमापेन लाइक सेल कहाँ पे होते हैं, फंडस और बॉडी में, फंडस और बॉडी ऑफ स्टमक में इंटेरोक्रोमापिन जी सेल एंट्रम में होते हैं। अब देखो ये गेस्ट्रिन स्टिमुलेट कर देता है, ये गेस्ट्रिन स्टिमुलेट कर देता है एंटेरोक्रोमापेन लाइक सेल, और वेगस नर्व भी स्टिमुलेट कर देता है किस चीज को, स्टिमुलेट, ये भी स्टिमुलेट कर देता है एंटेरोक्रोमापेन लाइक सेल।
और ये एंटेरोक्रोमाटिन लाइक सेल क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हिस्टामिन, ये बनाते हैं H2 रिसेप्टर और ये बनाते हैं हिस्टामिन। और हिस्टामिन का रिसेप्टर H2 रिसेप्टर स्टमक पे है और इसकी वजह से क्या इंक्रीज होती है? साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी, ठीक है। अच्छा, दोबारा देखो, जब फूड आ जाए, फूड की हम टेस्ट करें, स्मेल करें, साइट करें, तो इसकी वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। वेगस नर्व एसिटाइल कोलिन रिलीज कर देते हैं, वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे काम कर देते हैं और उसकी वजह से IP3 सेकंड मैसेंजर आरएनए और कैल्शियम की लेवल सेल के अंदर इंक्रीज होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास फूड जब आ जाए स्टमक में तो जी सेल ऑफ द एंट्रम रिलीज कर देते हैं गेस्ट्रिन और गेस्ट्रिन CCKB रिसेप्टर पे काम कर देता है और इसकी वजह से भी सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होते हैं और कैल्शियम लेवल इंक्रीज होते हैं। इसकी वजह से भी साइक्लिक एएमपी एंटेरोक्रोमाटिन लाइक सेल पंडस और बॉडी पार्ट में होते हैं, ये हिस्टामिन रिलीज कर देते हैं और हिस्टामिन का रिसेप्टर H2 रिसेप्टर पेराइटल सेल पे है। अब देखो, सेल में हमारे पास तो होता है H2O प्लस CO2, H2O और CO2 तो नॉर्मली जब हम फूड खाते हैं तो ये C6H12O6 के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाए, हाँ, तो ये क्या बनाते हैं? CO2 प्लस H2O प्लस ATP। तो ATP एनर्जी है, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है और H2O, CO2 और H2O दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे और ये क्या बनाते हैं? H2CO3 बाइकार्बोनेट। अच्छा, कार्बनिक एसिड, तो ये फिर कार्बनिक एसिड जो है ये अनस्टेबल है, तो ये टूटता है किस चीज में? H प्लस में और HCO3 माइनस में, बाइकार्बोनेट और H प्लस में। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? ये ब्लड वेसल्स है, ये क्या है? ब्लड वेसल्स। ये जो पार्ट है पेराइटल सेल का, ये पार्ट जो है, अच्छा, ये पेराइटल सेल है मिसाल के तौर पर, ये पेराइटल, ये जो ल्यूमन की तरफ है तो इसको ल्यूमिनल सरफेस कहते हैं और ये जो ब्लड वेसल्स की तरफ है तो ये बेसोलेटरल सरफेस है। तो अब देखो ये जो सरफेस है ये क्या है? बेसोलेटरल सरफेस, ठीक है। और ये क्या है? ल्यूमिनल सरफेस, ये ल्यूमन की तरफ है, स्टमक की ल्यूमन की तरफ, तो ये ल्यूमिनल सरफेस है। अच्छा, देखो ल्यूमिनल सरफेस में हमारे पास एक पंप है, वो इस पंप का नाम क्या है? सोडियम पोटाशियम ATPase, हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase पंप। इसके थ्रू हाइड्रोजन बाहर की तरफ आते हैं, हाइड्रोजन, और पोटाशियम अंदर की तरफ, पोटाशियम अंदर की तरफ चले जाते हैं और हाइड्रोजन बाहर की तरफ। इस पंप का नाम क्या है? हाइड्रोजन पोटाशियम ATPase पंप। अच्छा, इसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स में हमारे पास ब्लड होते हैं और ब्लड में क्लोराइड आयन होते हैं। यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है, एक्सचेंजर है, जिसके थ्रू ये HCO3 ब्लड में जाते हैं, HCO3, और ब्लड से आते हैं किस चीज? Cl माइनस। अच्छा, ये पॉजिटिव जब ल्यूमिनल सरफेस के जाता है तो पोटाशियम भी पॉजिटिव है, वो अंदर की तरफ। जब Cl माइनस निगेटिव पेराइटल सेल के अंदर चला जाता है तो HCO3 इसके बदले में ब्लड में जाता है। तो ये सिंपल है। फिर ये Cl
बाहर जाता है इस तरह Cl माइनस। अच्छा, तो फिर ये Cl और हाइड्रोजन जो है ये मिलाकर क्या बनाते हैं? HCl। HCl। तो इस तरीके से जो हमारे पास HCl है वो बन गई। और ये जो बाइकार्बोनेट है तो फिर ये चला जाता है ब्रूनर ग्लैंड में, पेंक्रियास में, और इसका पाथवे ये है। अब देखो, ये HCl तब बनता है जब ये पेराइटल सेल एक्टिवेट हो जाए। ये जब हम इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करें तो उसकी वजह से फिर ये HCl बनेगी। तो इसका मतलब है जब अगर मैं इस पंप को ब्लॉक कर दूं, ये पंप जो है, ये पंप, अगर ये पंप मैं ब्लॉक कर दूं तो फिर HCl बनेगी? नहीं बनेगी। ये H नहीं आएगा तो फिर HCl कहां से आएगी? एक तरीका ये है। मस्कुरेनिक रिसेप्टर पर बहुत सारी जगहों पे है, गेस्ट्रिन के लिए रिसेप्टर और जगहों पे भी है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करें। अगर H2 रिसेप्टर को हम ब्लॉक करें तो फिर HCl कम बनेगी, तो फिर HCl कम बनेगी। तो दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, दूसरा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। अच्छा, तो इस अच्छा, तो पहला जो हमारे पास एसिड सप्रेशन पे थेरापी में है वो क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका किस तरह है? इसमें लिखिए दिस एजेंट इरिवर्सिबली ब्लॉक पोटेशियम हाइड्रोजन पंप एंड डिक्रीज HCl लेवल। अच्छा, अब आप बताएं, ये पंप इरिवर्सिबली पोटेशियम और हाइड्रोजन पंप को ब्लॉक कर देता है, तो फिर जब हम एक गोली खा लें, एक दिन में जब हम ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के एक टेबलेट खा लें, तो फिर ये तो इरिवर्सिबली ये पंप ब्लॉक होगी, ये पोटेशियम हाइड्रोजन पंप जो है तो ये ब्लॉक होगी, तो फिर तो HCl नहीं बनेगी, तो फिर बार बार ये क्या लेना पड़ेगा? हाँ, ये सेल्स न्यू बनते हैं, रीजनरेट ऑल द टाइम। जो पुराने सेल है वो शेड होते हैं, तो नए जो सेल बनते हैं, तो नए सेल के लिए तो उसमें पंप होते हैं, तो दोबारा से न्यू टेबलेट आपको लेना पड़ेगा। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारे पास कौन कौन सी ईजन है उसकी, इसके पिक्चर लेना। हर दिन। अच्छा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को हम शॉर्टली PPI कहते हैं, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसमें एजेंट कौन कौन सी है? एजेंट्स के लिए ओलपर्स का फार्मूला याद रखिए, ओलपर, ओलपर के दूध मिलते हैं। हाँ, तो ओलपर से याद रखिए, ओ पर ओमेप्राजोल। इसमें जो सफिक्स है वो क्या है? प्राजोल। सफिक्स, सफिक्स है प्राजोल।
अच्छा, तो ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, तो लास्ट में प्राजोल प्राजोल है। लेंसोप्राजोल, पेंटो पेंटोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, और रेबिप्राजोल। डेक्सलेंसोप्राजोल, ये भी न्यू है, डेक्सलेंसोप्राजोल। निमोनिक में तो ये यहाँ तक तो आता है, डेक्सलेंसोप्राजोल भी याद रखे इसमें। अच्छा, ये हमारे पास वो ड्रग्स है जो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है। सबसे जो बेस्ट है तो वो कौन सी है, मतलब जो HCl को ज्यादा कम कर देते हैं, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। बाकी जो तरीके हैं उससे। अच्छा, ये हम कहाँ कहाँ पे यूज कर देते हैं, यूजेस, तो ये हम यूज कर सकते हैं गेस्ट्राइटिस में, गर्ड्स में, गर्ड्स, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर है। ये गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर अगर इसमें मसला आ जाए और ये कंप्लीटली बंद नहीं हो सके, तो इसकी वजह से जब ये ओपन रह जाए, ये कमजोर हो जाए, ये फिर ये गैस्ट्रिक कंटेंट जो है ये HCl है, तो ये एसोफेगस में जाएगी, तो इसकी वजह से हार्ट बंद होगी, इसको कहते हैं गर्ड्स। वो गर्ड्स है, वो क्या है, गर्ड्स, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तीसरा जो हमारे पास है ज़ोलेंगर एलिसन सिंड्रोम, ज़ोलेंगर एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलेंगर एलिसन सिंड्रोम में हमारे पास गेस्ट्रिनोमा होते हैं, गेस्ट्रिनोमा, गैस्ट्रिक जी सेल की कैंसर, तो गेस्ट्रिनोमा। अब गेस्ट्रिनोमा का मतलब है गैस्ट्रिक सेल का कैंसर। देखो, गैस्ट्रिक सेल का कैंसर, जी सेल का कैंसर, जब जी सेल का कैंसर हो जाए, जी सेल का कैंसर हो जाए तो जी सेल ज्यादा होगी, जी सेल ज्यादा होगी तो ये रिसेप्टर भी ज्यादा एक्टिवेट होगी, जब ज्यादा एक्टिवेट होगी HCl ज्यादा बनेगी, तो इंक्रीज HCl होगी, और इंक्रीज HCl की वजह से अल्सर हो सकता है, तो इसकी वजह से गेस्ट्रिनोमा। दूसरा, इंक्रीज HCl, इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकती है, और इसमें डायरिया भी होगी, तो डायरिया है इसमें। हाँ, और HCl ज्यादा, HCl की वजह से पेप्टिक अल्सर, सिंपल है। तीसरा, ये हम यूज कर सकते हैं गैस्ट्राइटिस गर्ड में, कुशिंग अल्सर, स्ट्रेस अल्सर में, स्ट्रेस अल्सर में, तो ये स्ट्रेस अल्सर में। अच्छा, स्ट्रेस हम अल्सर हमारे पास है कुशिंग अल्सर, और अच्छा इसमें लिख ले, ये पेप्टिक अल्सर में भी हम यूज कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर। अच्छा, इसको देखो, पेप्टिक अल्सर क्या है, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ये हमारे पास क्या है, एसोफेगस। अगर स्टमक में अल्सर हो जाए तो इसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। अगर ये गैस्ट्रिक के बाद पार्ट जो है ये ड्यूडिनम है, तो ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट में, ड्यूडिनम हमारे पास 4 हिस्सों में डिवाइड है। पहले पार्ट में अल्सर हो सकता है, बाकी पार्ट में नहीं, बाकी पार्ट, सेकंड पार्ट में ब्रूनर ग्लैंड है, और ब्रूनर ग्लैंड बाइकार्बोनेट को सिक्रीट कर देते हैं, वो HCl की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है।
तो अब जो चांसेस है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में है। अब अगर गैस्ट्रिक अल्सर यहां पे जब अल्सर हो जाए ड्यूडेनम में, तो इसका नाम क्या है? ड्यूडेनल अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर। अच्छा, अगर तो ये गैस्ट्रिक अल्सर है, ये ड्यूडेनल अल्सर है, और इन दोनों को कंबाइनली हम पेप्टिक अल्सर कह सकते हैं। और किस तरह पता चलेगा कि ये गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है? अगर इफ यू ईट द मील और इसके साथ साथ मिसाल के तौर पर स्टमक में फूड आ गई, फूड स्टमक में आ गई, हाँ, हाँ, आपने सही बताया, लेकिन उल्टा। जो मिसाल के तौर यहाँ पे पुट आ गई, तो ये पुट यहाँ पे जहम है, जहम स्टमक में है, तो ये पुट इस जहम को स्ट्रेच करेगा, तो पेन ज्यादा होगी या कम? ज्यादा। तो ये गैस्ट्रिक अल्सर है। तो अब यहाँ पे अल्सर है, फूड कम है, फूड यहाँ पे नहीं है, तो ये जख्म तो नॉर्मल होगा, तो दर्द उसके साथ नॉर्मल होगी। जब आप फूड खाए और फूड स्टमक में आ जाए, तो उसकी वजह से ये जो वूंड है, ये अल्सर है, वो मजीद स्ट्रेच होगी और पेन ज्यादा होगी। अब अगर यहाँ पे अल्सर है, अल्सर यहाँ पे है, आप फूड और फूड यहाँ स्टमक में आ गई, तो यहाँ पे जो HCl है, तो ये HCl फूड की डाइजेस्ट करने में लगेगी, और यहाँ पे कम HCl आएगी, तो ये पेन कम होगी या ज्यादा? कम। तो ये है ड्यूडेनल अल्सर, सिंपल। तो इन कंडीशन में हम ये यूज कर सकते हैं। अब देखो, अच्छा, कुशिंग अल्सर और स्ट्रेस अल्सर क्या है? बोले शादी बनशुक। हाँ, संगा हाय हाय। अच्छा, तो स्ट्रेस अल्सर हमारे पास क्या है? स्ट्रेस अल्सर कुशिंग ने दरियाफ्त किया था, अगर हेड की जो ट्रामा हो जाए, हेड ट्रामा, तो हेड ट्रामा की वजह से इंट्राक्रीनियल प्रेशर इंक्रीज होगी, इंट्राक्रीनियल प्रेशर। अच्छा, तो इसकी वजह से इंट्राक्रीनियल प्रेशर क्या होगी? इंक्रीज। इंट्राक्रीनियल प्रेशर जब इंक्रीज होगी, तो वेगस नर्व क्या होगी? स्टिमुलेट। जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, तो वो क्या रिलीज करेगा? एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर कहाँ पे है? M3 रिसेप्टर पेराइटल सेल पे। पेराइटल सेल कंसेप्ट को देखो। अब ये पेराइटल सेल जब ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, तो इसकी वजह से HCl ज्यादा बनेगी। जब HCl ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से अल्सर हो सकता है। तो इस अल्सर का नाम क्या है? कुशिंग। मसला कहाँ पे है और अल्सर कहाँ पे हो गई? ये स्ट्रेस अल्सर की टाइप है, कुशिंग अल्सर।
हेड ट्रामा है, उसकी वजह से इंट्राक्रीनियल प्रेशर क्या है, इंक्रीज। वेगस नर्व उसकी वजह से स्टिमुलेट होती है, ये एसिटाइलकोलिन रिलीज कर देता है, इसकी वजह से पैराइटल सेल M3 रिसेप्टर पे काम कर देते हैं और पैराइटल सेल HCl को इंक्रीज कर देते हैं और उसकी वजह से कुशिंग अल्सर होती है। दूसरा, अच्छा फिर कुर्लिंग ने कहा कि मैं भी एक अल्सर फाइंड करना चाहता हूं, तो उसने इस तरह सोचा कि अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, बॉडी से फ्लूइड की लॉस ज्यादा हो जाए, तो डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो जाए, डिहाइड्रेशन बर्निंग हो जाए, बर्न, तो बर्निंग की वजह से फ्लूइड डिहाइड्रेशन ज्यादा हो सकती है। अच्छा, तो मिसाल के तौर पर बर्न पेशेंट है, बर्न, तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी। जब डिहाइड्रेशन होगी तो जो स्टमक की जो म्यूकोजा तक जो ब्लड सप्लाई है वो कम होगी या ज्यादा। अच्छा, तो इस्कीमिया टू स्टमक म्यूकोजा। अच्छा, तो इसकी वजह से पेलर प्रोटेक्टिव फंक्शन, तो म्यूकोजा फिर अपना जो काम है वो सही तरीके से परफॉर्म कर सकेगा नहीं। पेलर प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ म्यूकोजा। अच्छा, तो उसकी वजह से म्यूकोजा में अल्सर हो सकती है, म्यूकोजा की सेल उसकी निक्रासिस डेथ हो सकती है, तो उसकी वजह से अल्सर हो सकती है, अल्सर, और इस अल्सर का नाम क्या है, कुर्लिंग अल्सर। तो ये कुर्लिंग अल्सर है, सिंपल है। ये वो कुशिंग ने डिस्कवर किया था, ये कुर्लिंग ने, तो दूसरे का अपना नाम देते हैं, जिसने काम किया है तो वो अपना नाम यूज करते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास है वो H2 एंटीहिस्टामिन, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 अच्छा, दिस एजेंट H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हमारे पास कौन से, दिस एजेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इस तरह है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दिस एजेंट ब्लॉक, ये रिवर्सिबली, हाँ, रिवर्सिबली ब्लॉक H2 receptor and decrease level of HCl। अच्छा, तो ये तो हमने, अगर हम H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करें तो फिर हिस्टामिन H2 रिसेप्टर पे काम करेगी नहीं, तो इसकी वजह से HCl की प्रोडक्शन कम होगी। तो ये कौन सी एजेंट है, तो इसमें लिख ले एजेंट्स, रेनिटिडीन, अच्छा इसमें सफिक्स क्या है, इसके लिए जो सफिक्स है वो टिडीन है। टिडीन जिस ड्रग के आखिर में हो तो वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होगी और वो एसिड सप्रेशन थेरेपी के लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, पेमोटिडीन, नेजाटिडीन, और
सिमिटिडीन। अच्छा, इसके जो साइड इफेक्ट है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की साइड इफेक्ट भी हमने नहीं लिखे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की साइड इफेक्ट को लिख ले। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की जो साइड इफेक्ट है वो है डायरिया और कंस्टिपेशन, लेस कॉमन। ज़्यादातर डायरिया होती है, लेस कॉमन कंस्टिपेशन, और डिक्रीज विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। इसके साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, इनकी भी एब्जॉर्प्शन कम होती है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, और इसके साथ साथ ये इंक्रीज रिस्क ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिले इन्फेक्शन, ये HCl को कम कर देते हैं, तो अल्कलाइन मीडियम में क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिले के इन्फेक्शन की रिस्क ज़्यादा है। इंक्रीज रिस्क ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिले इन्फेक्शन। अच्छा, एस्टोपोरोसिस इसलिए कि कैल्शियम के लेवल ये कम कर देता है एब्जॉर्प्शन। हाँ, तो ये उसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस होगी। और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिले इन्फेक्शन, वहां पे ये बैक्टीरिया इंस्पेक्शन करते हैं जहां पे मीडियम अल्कलाइन हो, तो ये तो अल्कलाइन मीडियम बनाता है, HCl को कम कर देता है, तो इसकी वजह से रिस्क ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिले इन्फेक्शन ज्यादा होगी। अब देखो, ये जो इसकी साइड इफेक्ट है वो है डायरिया और GIT अपसेट। डायरिया, GIT अपसेट। इसका है गायनेकोमेशिया, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस सेक्सुअल डिस्फंक्शन को इम्पोर्टेंस कहते हैं, और ये इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट साइटोक्रोम P45 450। साइटोक्रोम 450 जो है ये क्या कराता है, ड्रग की मेटाबॉलिज्म। इसका काम क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म। हाँ, गायनेकोमेशिया का मतलब है एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन मेल। हाँ, ब्रेस्ट इन मेल, enlargement of breast in male is called। अच्छा, तो ये दूसरा एसिड सप्रेशन का दूसरा तरीका ये है। तीसरा हमारा पास है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। टाइम सब है, टाइम क्या है? हाँ जी, ठीक है, 2 घंटे क्लास में।
अच्छा, तीसरा हमारे पास है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग हमारे पास इसमें एजेंट जो है वो है मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल मीजोप्रोस्टोल तो मीजोप्रोस्टोल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका किस तरह है? These agent act as prostaglandin E1 and increase a gastric mucosal barrier. अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में हमारे पास मीजोप्रोस्टोल है। ये क्या कराता है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जैसा काम कर देता है, इंक्रीज गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर। ये हमारे पास स्टमक है, ठीक है। अच्छा, मैंने इस तरह एक ही डायग्राम के साथ ये क्या है? स्टमक। तो स्टमक के ये कोटिंग किसने कराई है HCl से बचने के लिए? प्रोस्टाग्लैंडिन ने। प्रोस्टाग्लैंडिन म्यूकोजल, ये जो कोटिंग है ये प्रोस्टाग्लैंडिन ने कराई। अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन को हम ज्यादा करें तो उसकी वजह से ये कोट स्ट्रेन होगी और उसकी वजह से भी अल्सर की चांसेस कम है। अच्छा, यू प्रोस्टाग्लैंडिन, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन के मुख्तलिफ किस्में हैं। अच्छा, इसकी जो यूजेस, H2 रिसेप्टर की यूजेस, इसकी यूजेस सेम है। बस अगर ओमेप्राजोल कहाँ पे नहीं मिलता या उससे कम देना है तो हम H2 रिसेप्टर देंगे। तो गैस्ट्राइटिस, गर्ड्स, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, स्ट्रेस अल्सर और पेप्टिक अल्सर, तो इन कंडीशन में हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर को यूज करते हैं। गैस्ट्राइटिस, गर्ड्स, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, स्ट्रेस अल्सर, पेप्टिक अल्सर में। अब देखो, ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। प्रोस्टाग्लैंडिन जब हम दे दे तो ये क्या कराता है? यूट्रस को रिलैक्स कर देता है या कंट्रैक्ट 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 तो उसकी वजह से लेबर होगी, इंड्यूस लेबर। तो ये हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे? यूजेस। अच्छा, ये हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड इंड्यूस्ड अल्सर। पहले जब हम कल हमने पढ़ा था इंसेट के बारे में। इंसेट का काम क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन कम कर देता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन कम कर देता है तो इसका मतलब यह है कि प्रोस्टाग्लैंडिन स्टमक में भी कम कर देता है, तो इसकी वजह से स्टमक की अल्सर हो सकती है। तो फिर ये प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी की वजह से है। तो अगर हम इस तरह ड्रग दे दें कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा हो जाए तो फिर ये अल्सर नहीं होगी। मिसाल के तौर पर किसी को अर्थराइटिस है, 1 साल से 2 साल से वो इंसेड ले रही है, तो फिर इसकी वजह से वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से पेन होती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगी तो पेन कम, तो प्रोस्टाग्लैंडिन तो स्टमक में भी कम होगी।
प्रोस्टाग्लैंडिन स्टमक में कम होगी तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन ने कोटिंग कराई है HCl के खिलाफ, तो फिर HCl के लिए आसान है अल्सर करना, तो फिर HCl अल्सर करेगी। अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन की एनालॉग दे दे तो फिर इंस्टेड इंड्यूस अल्सर ट्रीट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि ये इंड्यूस मिसोप्रोस्टोल हम दे सकते हैं, जिस तरह ऑक्सीटोसिन होते हैं तो मिसोप्रोस्टोल भी यूज होते हैं। अगर प्रेगनेंसी की लास्ट मंथ है, 8 मंथ है, तो फिर हम मिसोप्रोस्टोल नहीं देंगे। 8 मंथ है, 7 मंथ है, तो फिर मिसोप्रोस्टोल नहीं देंगे। ये क्या कराता है? इंड्यूस लेबर। अगर चाहिए तो फिर दे सकते हैं, डिलीवरी के लिए मिसोप्रोस्टोल दे सकते हैं। हाँ, अच्छा, नहीं, अच्छा, तो ये तीसरा तरीका था। ये हम यूज कर सकते हैं इंसेट इंड्यूस अल्सर और इंड्यूस लेबर, ये कराते हैं। अच्छा, एंटासिड, फोर्थ नंबर जो है वो है एंटा एसिड। एंटा एसिड वो ड्रग है जो हम जो HCl की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हाँ, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका किस तरह है? These agents neutralize the effect of HCl। अच्छा, तो ये क्या कराते हैं? HCl की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। This agent neutralize the effect of HCl। ये तो इसका मतलब है कि हम इस तरह ड्रग देंगे जो बेसिक हो, अल्कलाइन हो। अच्छा, तो ये पहला जो एजेंट है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं कंस्टिपेशन में या डायरिया में? कंस्टिपेशन में। तो इसका जो साइड इफेक्ट क्या होगी? डायरिया। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की? कंस्टिपेशन। और तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, ये बाइकार्बोनेट एसिड है या बेस?
बेस। अच्छा, तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगी? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मीडियम को बेसिक बना देते हैं। तो साइड इफेक्ट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करेगा, तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट क्या होगी? हाइपर कैल्सीमिया। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज कर सकते हैं कंस्टिपेशन में, तो कंस्टिपेशन में यूज करते हैं तो उसकी वजह से साइड इफेक्ट क्या होगी? डायरिया। और ये हम यूज कर सकते हैं डायरिया में, तो उसकी साइड इफेक्ट होगी कंस्टिपेशन। यस। अच्छा, ये यूजेस लिख लें कि कहाँ पे ये यूज होते हैं। एंटा एसिड, तो ये हम यूज कर सकते हैं गर्ड्स में। इसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। दूसरा पेप्टिक अल्सर, स्ट्रेस, जोलेंगर एलिसन सिंड्रोम में भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, और गेस्ट्राइटिस में भी यूज कर सकते हैं। गेस्ट्राइटिस मतलब एसिड सब्सट्रेशन थेरापी, स्टमक के जो मसले हैं तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। हाँ, ये लास्ट है ना? कितना टाइम हो गया? बस लास्ट है ये, तो खत्म होगा। अच्छा, लास्ट में फिजिकल प्रोटेक्टिव भी। हाँ, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। क्या? नहीं नहीं, बस ये लास्ट है, बस सिर्फ 8 सेपरेशन थेरापी को कर लेंगे। तो लास्ट जो है वो है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। 5 जो है वो है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। इसमें है सुक्रालपेट और बिस्मथ सब्सिलिसाइलेट।
ये वो एजेंट है जो प्रोवाइड कर देते हैं कि फिजिकल सपोर्ट को, ठीक है। स्टमक की म्यूकोजा को ये क्या कराते हैं, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। These agents These agents provide physical support to the mucosa of the stomach. अगर स्टमक का ये म्यूकोजा वीक ना हो तो फिर ये आसानी से इसमें अल्सर हो सकती है। ये इस तरह ये है म्यूकोजा। अगर हम इसकी जो कोटिंग है वो स्ट्रेंथ कर दे इस तरह, तो फिर आसानी से HCl इसमें अल्सर नहीं कर सकती, और ये एजेंट प्रोवाइड कर देते हैं फिजिकल सपोर्ट को। सिंपल है। अब ये हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अच्छा तो ये mucosal protective agent, these agent provide physical support, ये यूज हम कहाँ पे करते हैं, यूजेस गैस्ट्रिक अल्सर, मतलब पिप्टिक अल्सर में, और ये हम यूज करते हैं गर्ड्स में, गर्ड्स में हम ये यूज करते हैं स्ट्रेस अल्सर में, स्ट्रेस अल्सर में भी यूज कर सकते हैं, और जोलेंगर एलिसन सिंड्रोम में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा तो ये म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट थे, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं? हाँ, साइड इफेक्ट क्या, इस म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट की साइड इफेक्ट को माइल्ड GIT डिस्कम्पार्टनेस, इसमें लिख लिया माइल्ड GIT डिस्कम्पार्टनेस। तो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट में क्या है, माइल्ड GIT डिस्कम्पार्टनेस। और स्टमक की ज्यादातर जो है वो तो उसकी वजह से क्या होती है, माइल्ड GIT डिस्कम्पार्टनेस।